हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुलम शिखर तक में हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूं, जिसका नाम है संज्ञा। अच्छा, संज्ञा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाइए, और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन तो दबाना ही होगा, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। तो आइए बिना विलंब किए हम चलते हैं अपने विषय की ओर, अपने टॉपिक की ओर। तो आज का विषय संज्ञा है। हिंदी में संज्ञा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें बच्चे ज़्यादा तक कंफ्यूज रहते हैं, उनको डाउट रहता है। तो हम आज संज्ञा को एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि संज्ञा हमें जीवन में कभी भी भूलेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें जानने के लिए आपको हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। संज्ञा तो आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन ऐसा सोच करके वीडियो को फॉरवर्ड या स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इसी बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें संज्ञा की आएंगी कि जो आपको पता नहीं होगा। इसलिए वीडियो हमारा पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आइए चलते हैं हम संज्ञा अपने विषय पर। तो संज्ञा जो है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा की पूरी परिभाषा है। इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे ताकि आपको परिभाषा भी रटना ना पड़े, जिसके लिए आप हमको हमारे वीडियो में आपको आखिर तक बने रहना आवश्यक होगा। तो सर्वप्रथम आते हैं संज्ञा के भेद या प्रकार की तरफ। तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, वरना संज्ञा को 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। हम उसको आगे उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन संज्ञा मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की है। तो सबसे पहली जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर क्या है जातिवाचक संज्ञा है, फिर भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा हम जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। तो इसी क्रम में आइए हम चलते हैं कि जैसे राम, गंगा, दिल्ली, रामायण, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, 90% बच्चे संज्ञा की परिभाषा रटते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आज मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि संज्ञा जिंदगी भर याद रहेगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, जापान, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब, यह सब कहीं न कहीं से हमारे लिए एक विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम का बोध करा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर किसी एक ही व्यक्ति विशेष का नाम होता है, चाहे वह व्यक्ति विशेष वस्तु का नाम हो। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए, जिसको आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए। आपको देखना क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखना ऐसा है कि कभी भी उस जगह जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द केवल अकेले किसी विशेष स्थान का बोध कराए या विशेष व्यक्ति का बोध कराए, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम वाक्य की तरफ से उदाहरण दें तो जैसे रमेश खाना खाता है, तो यहाँ पर रमेश खाना खाता है, तो रमेश खाना खाने की जो क्रिया कर रहा है, तो केवल रमेश कहने से हमें रमेश का ही बोध हो रहा है। ठीक है। रमेश एक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष व्यक्ति है। जैसा कि उदाहरण में हमने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे?
प्रधानमंत्री थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जा रहा है तो यह एक विशेष व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है, यह भी एक विशेष व्यक्ति है। इसका मतलब है कि यह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आइए इसी क्रम में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम जातिवाचक संज्ञा जानेंगे। सर्वप्रथम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या किसी के संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जैसे लड़का, नदी, पुस्तक, पर्वत, गाय, शहर, यहाँ जितने भी शब्द आए हैं यह एक किसका, जैसे और उदाहरण अगर हम ले गए वाक्यों के हिसाब से तो बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, गंगा या नदियाँ बहती हैं। इन वाक्यों में बच्चे, खिलौने, पेड़ व पक्षी शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी भी विशेष बच्चे, पक्षी या पेड़ का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, पूरी पक्षी जाति का बोध करा रहे हैं। नदी कहने से पूरी नदियों का बोध हो रहा है। ऐसे ही पुस्तक कहने से सारी पुस्तकों का बोध हो रहा है। हिरन का शेर शिकार करता है, सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। इन वाक्यों में हिरन, शेर, गाड़ियां शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द विशेष वस्तु या प्राणी का बोध न कराकर शेर, हिरन व गाड़ियों की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे और भी वाक्य अगर हम देखें, आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है ना। तो यहाँ शहर कहा जा रहा है तो किसी विशेष नाम का नहीं, सारे शहरों की बात करी जा रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं। इन वाक्यों में शहर, बच्चे व स्कूल शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष स्थान का बोध न कराकर सारे स्कूल व बच्चों का बोध करा रहे हैं। मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। और एक भी वाक्य बोलते हैं, मुझे कुत्ते पालने का बहुत शौक है। उपरोक्त उदाहरण में मनुष्य और प्रजाति किसी एक मनुष्य या प्रजाति का बोध नहीं करा रहे हैं, बल्कि सभी मनुष्य और प्रजाति के बारे में बता रही है। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे उदाहरण में अगर हम कहें उसी प्रकार से, कुत्ता और जानवर जातिवाचक के उदाहरण हैं, क्योंकि ये सभी कुत्ता और जानवरों के बारे में बात करते हैं। अगर जैसा कि मैंने आपको एक वाक्य बताया, मुझे कुत्ते पालने का शौक है, मुझे गाड़ी में सफ़र करना पसंद है। उदाहरण में हमें देख सकते हैं कि कुत्ते एवं गाड़ियाँ दोनों ही शब्द किसी एक विशेष गाड़ी या कुत्ते के बारे में न बताकर ये शब्द कुत्तों एवं गाड़ी की पूरी जाति का बोध कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज के समय में नदियों में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है। नदी भी कहने से आप समझ रहे होंगे, प्रदूषण से मनुष्यों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं या उत्पन्न होती हैं। दिन सारे उदाहरणों में हम कहें नदियाँ एवं मनुष्य जैसे जो शब्द आए हैं, किसी प्रकार की यहाँ नदी का नाम नहीं है या किसी मनुष्य का बोध नहीं करा रहा है। मनुष्य एवं नदी क्या है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही आपको एक क्लियर समझना पड़ेगा, स्पष्ट समझना पड़ेगा। जैसे राम क्या है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वैसे लड़का क्या है, लड़का कहने से संपूर्ण संसार के जितने भी लड़के हैं हमें सबका बोध हो रहा है, इसलिए लड़का क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे अगर नदियों का हमने नाम ले लिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर नदी कह रहे हैं तो हम किस नदी की बात कर रहे हैं, मुझे यह पता, मुझे यह ज्ञात नहीं हो रहा है। विश्व में या संसार में जितनी भी नदियाँ हैं, नदी होती है, एक कॉमन नाउन है। इसी प्रकार से पुस्तक, अगर हम पुस्तक कह रहे हैं तो पुस्तक कहने से हमें किस पुस्तक की बात हो रही है, सारी पुस्तकें आ जाती हैं। अगर उसी पुस्तकों में हमने नाम ले लिया रामायण, महाभारत, गीता, तो किस में हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। लेकिन अगर पुस्तक कहा जा रहा है,
पुस्तक कहा जा रहा है तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी तरह से अगर पर्वत कहा, पर्वत कहने पर भी हमें किसी पर्वत का, व्यक्ति विशेष का बोध नहीं हो रहा है। पर्वत कहने से सारे पर्वतों का बोध हो रहा है, चाहे हिमाचल हो, चाहे मंदरांचल हो, चाहे मलय पर्वत हो, इत्यादि इत्यादि। अगर गाय कहा जा रहा है तो कोई गाय का यहाँ पर नाम नहीं है, लेकिन इसी में कह दिया जर्सी गाय, हरियाणवी गाय, तो किस में चला जाएगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। काली गाय, गोरी गाय, सफ़ेद गाय, नीली गाय अगर कह दिया जा रहा है तो फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। अगर गाय केवल कहा जा रहा है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि वह किसी विशेष का ज्ञात नहीं करा रहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से शहर कह रहा है, यहाँ किस शहर की बात हो रही है आपको ज्ञात नहीं हो रहा है। जैसे कहा गया, आपको उदाहरण में हमने बताया शहरों की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो किस शहर की बात हो रही है, कौन से शहर की बात हो रही है, यह ज्ञात नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर शहर का नाम ले लिया जाए, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे इत्यादि ले लिया जाए, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे। इसी क्रम में हम आते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार के शब्दों से की जाती है? सबसे पहले भाववाचक संज्ञा किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चालाकी, मित्रता, अपनापन। अगर हम इसकी और व्याख्या करें तो भाववाचक संज्ञा की अगर रचना के प्रकार देखें तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है, और जातिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। जैसे मित्र से मित्रता, पशु से पशुता, बच्चा से बचपन, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। देखिए, जैसे मम से ममता, आप से आपा, अपना से अपनापन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना जा सकता है। जैसे कठोर, कठोरता, चालाक, चालाकी, ऊंचा, ऊंचाई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। सुनाई से सुनना से सुनाई, बैठना से बैठक, कमाना से कमाई। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। ऊपर, ऊपरी, दूर, दूरी, निकट, निकटता, मना, मनाही आदि। इन सब चीज़ों से हम भाववाचक संज्ञा को जान सकते हैं। और भाववाचक संज्ञा एक ऐसी है जैसे हमारे हाव भाव, जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। मनुष्य या किसी भी व्यक्ति के अंदर न दिखने वाली या न पकड़ जाने वाली, जिसे हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। केवल हमारे फेस पर, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारे हाव भाव से, उसका नाम ही है भाववाचक संज्ञा, हमारे हाव भाव से प्रकट होती है यह भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे चालाकी, यह मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली एक क्वालिटी है, उसकी एक यह विशेषता है कि जैसे लड़का बहुत चालाक है, इसकी चालाकी देखती बनती है ना। मित्रता और अपनापन इत्यादि। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसे हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। हम केवल व्यक्तियों के ऊपर पर तरह तरह की जैसे भावनाएं हैं, जो भाव हैं वो मनुष्य के चेहरे पर हमें प्रकट करते हुए या प्रकट होते हुए दिखाई देता है, उसी को भाव कहते हैं या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी क्रम में अगर हम और आगे बढ़ें तो बहुत सारी जगह आपको संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो इसी में संज्ञा के इससे आगे बढ़ने से पहले अभी हमारा ट्रिक बाकी है बच्चों, तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। ट्रिक की बारी जरूर आएगी, लास्ट में हम ट्रिक को जरूर बताएंगे। तो इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं। तो जो चौथी संज्ञा है जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथी अगर संज्ञा हम ले तो समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा, है ना।
तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, समूहवाचक और पांचवा क्या, समूह को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समूह को क्या कहते हैं? समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं। अगर पांचवी की हम बात करें तो पांचवी कौन सी है? पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी? पदार्थवाचक संज्ञा। इसी को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो आइए इसको भी हम जान लेते हैं ताकि आपको ये न रह सके कह रहे संज्ञा तीन ही प्रकार की। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो दो संज्ञा हैं यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। ये उसी के भेद से जातिवाचक संज्ञा के अंदर से ही यह उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कई सारे ऐसे ऋषि मत, ऐसे विद्वान आ गए कि इसको 5 प्रकार बना दिए, वरना संज्ञा के मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं। और हाँ बच्चों, संज्ञा कौन सी है? जो संज्ञा शब्द है यह विकारी शब्द है। विकारी शब्द मतलब जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जैसे लड़का का लड़के। तो विकारी और अविकारी शब्द भी हम आगे की वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। और हाँ, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसे लगा, या अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस विषय पर चाहिए, कमेंट करना न भूलें। तो आइए चलते हैं समूहवाचक संज्ञा पर। तो समूहवाचक संज्ञा ऐसी होती है जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो। समूह का बोध हो, जैसा कि समूह कहा ही जा रहा है, या समुदाय का बोध हो। ठीक है, ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर उदाहरण पर हम अगर देखेंगे, इसके कुछ अगर उदाहरण हम देखें तो जैसे सेना। सेना एक व्यक्ति से तो बनता नहीं, सेना की एक दल होती है, एक टुकड़ी होती है। हाँ, कई सारे लोग सेना में होते हैं, जैसे सेना में जो सैनिक होते हैं, जो भर्ती होते हैं, सेना हो गई। और भी शब्द ले लीजिए आप, कक्षा किसी एक बच्चे की नहीं होती है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कक्षा हो गया। मेला अगर हम कहें तो मेला सैलाब, जहाँ अत्यधिक लोगों का जमावड़ा हो तो उसे मेवला कहते हैं। जमावड़ा शब्द भी क्या हो जाएगा आपका? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, मेला हो गया। इसी प्रकार से और अगर एक शब्द हम लें, गुच्छा ले लें, जैसे चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, है ना, इत्यादि इत्यादि। और अगर लें तो दल भी अकेले से नहीं बनता है, परिवार हो गया, है ना। परिवार अकेले व्यक्ति को नहीं कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। परिवार में 4-6 लोग, जहाँ समूह, जहाँ परिवार के चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी सब सम्मिलित होकर रहते हों, उसी को परिवार कहते हैं। तो आप देख सकते हैं समूहवाचक संज्ञा में सेना आ गया, कक्षा आ गया, मेला आ गया। मेले में बहुत भीड़ है कहते हैं ना, तो मेला है तो भीड़ तो होगी ही। दल हो गया, परिवार हो गया, कक्षा हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को या इन सारे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा में विभाजित किया, बांट दिया गया, जो आपका जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। लेकिन इन्होंने 5 प्रकार बनाए, तो 5 प्रकार में चौथे प्रकार समूहवाचक संज्ञा हो गई। अगर 5वां देखें पदार्थवाचक संज्ञा, तो जैसा कि आप लोग पदार्थवाचक संज्ञा को हमने द्रव्य भी कहा, तो आपने पढ़ा होगा द्रव्य, ठोस और तरल पदार्थ होते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा जैसे ठोस में क्या आ सकता है, तरल में क्या आ सकता है। जैसे ठोस में सोना, चांदी, लकड़ी है। उससे अगर और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, पदार्थवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा, ऐसे शब्द लेना है जिससे कुछ निर्मित होकर के अलग बनता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर सोना, आपने सोना लिया, सोना से क्या बन गई? कोई ज्वेलरी बन गई, अंगूठी बन गई, चैन बन गया, कड़ा बन गया, घड़ी बन गई, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। तो उससे एक नया शब्द निर्मित हो गया, एक नई वस्तु निर्मित हो गई, इसलिए वह पदार्थवाचक संज्ञा है। दूध है, दूध भी पदार्थवाचक संज्ञा है। दूध से क्या बन गया? दही बन गया, चाय बन गया, है ना, मक्खन बन गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा है। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी बारी है ट्रिक की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे संज्ञा को उसकी परिभाषा याद करते करते बहुत परेशान हो जाते हैं, रट्टा मारते हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन उनके लिए मैं लेकर के आ गया हूँ एक ऐसा शब्द, केवल एक शब्द में आप संज्ञा की परिभाषा याद रख सकते हैं। वह ट्रिक है व्यवस्था भा।
वह कौन सा ट्रिक है, वह कौन सा शब्द है? व्यवस्था भा। तो इससे आपको याद रखना है, व्य से व्यक्ति और व से वस्तु, स्था से स्थान और भा से भाव। अर्थात व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के इनके नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आपको केवल ऐसे याद रखना है, व्यवस्था भा। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि यह संज्ञा की परिभाषा है, व्यवस्था भा। इसी क्रम में और आगे चलते हैं कि हमें संज्ञा के जो भेद हैं कैसे याद होगा। उसका ट्रिक है आपका जाव्य समुद्र भाव। क्या? जाव्य समुद्र भाव। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, जाव्य समुद्र भाव। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बहुत सारे उनके पास विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं, सारा चीज़ याद करने के लिए उनके पास बहुत समय नहीं होता है, या लर्न कर लेते हैं, भूल जाता है। तो इन छोटा सा एक ही शब्द है, जाव्य समुद्र भाव। ऐसे याद किए रहिए। तो जा से जातिवाचक, व्य से व्यक्तिवाचक, समूह से समूहवाचक, द्र से द्रव्यवाचक और भाव से भाववाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।